Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself संतोष सिंह एंड स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं हम अपने नेशनल इनकम की दूसरी क्लास। तो बच्चों जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ा, आज हम इसके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास आज जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक एंड फ्लो। क्या होता है बच्चों ये स्टॉक और क्या होता है फ्लो? तो बच्चों जब आप बात करते हो स्टॉक की, तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात आप कर रहे हो, जैसे कि अभी आपके पॉकेट में कितना पैसा है, अभी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, अभी आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, तो अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की इस वक्त राइट नाउ व्हाट यू हैव, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके पास है दैट इज योर स्टॉक। क्या कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी आपके पास है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप स्टॉक कहते हो। तो स्टॉक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जो कुछ भी है वो क्या है? स्टॉक। अब दूसरी तरफ हमारे पास आता है फ्लो। फ्लो का मतलब वह है ना, फ्लो का मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी भी चीज का फ्लो, आप देखते हैं स्टॉक मार्केट कि भाई आज स्टॉक मार्केट कितना बढ़ा या घटा, तो आप थोड़ी ना पता लगा पाओगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कि भैया अभी बताओ कितना बढ़ा या घटा, नहीं पॉसिबल है। तो जब आप स्टॉक की बात करते हो तो स्टॉक मार्केट को देखने के लिए हमारे को 1 घंटा, 5 मिनट, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल हमारे को सारा देखना पड़ता। तो एक पीरियड ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन जब मैं लूंगा तब मुझे पता लगेगा कि कितना फ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेविंग अकाउंट, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सेविंग अकाउंट का फ्लो क्या चल रहा है, आपने कितना इनफ्लो किया, कितना आउटफ्लो किया। तो ये पता करने के लिए मुझे टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, जो भी आप टाइम पीरियड ले। तो टाइम पीरियड के बिना आप फ्लो को पता नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप बात करोगे फ्लो की, तो फ्लो में आपको चाहिए एक पीरियड ऑफ टाइम। आई होप सो दोनों पॉइंट क्लियर हो। स्टॉक का मतलब जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, फ्लो का मतलब जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम डायमेंशन। जब आप बात करते हो स्टॉक की, तो स्टॉक में कह रहा हूं अभी कितना है, तो यहां पे टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप बात करते हो फ्लो की, तो फ्लो में टाइम डायमेंशन चाहिए कि भैया 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, जो भी टाइम आप लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब ये होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक कॉन्सेप्ट? बच्चों याद करने के लिए आपको दे दिया जाता है बच्चों कि ये 3 मार्क्स में पेपर में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे रट भी लेते हो, 12वीं पास कर लो तो आपको मतलब ही नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक। तो बहुत जरूरी है बच्चों, आपको पता होना चाहिए इनके मतलब आखिरकार जो आप पढ़ रहे हो वो है क्या। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स का। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक्स का मतलब जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 30 तारीख को मेरे पास 40,000 रुपए थे। अब वो 40,000 रुपए मैं आज थोड़ी ना बदल सकता हूं, वो थे तो थे, उस टाइम पीरियड को मैं चेंजेस नहीं कर सकता उसमें कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 31 दिसंबर को हमारे देश की पॉपुलेशन 50 करोड़ थी, 60 करोड़ थी, व्हाटएवर जो भी, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट थोड़ी ना बदल जाएगा। 31 दिसंबर को जो पॉपुलेशन थी वो थी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। तो स्टॉक जो है वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं किया जा सकता, ना वो चेंज होता है। लेकिन जब आप बात करते हो फ्लो की, तो फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। फ्लो में हम पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी सेविंग अकाउंट की बात करता हूं कि 1 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में 40,000 रुपए थे और 31 तारीख आते आते उसमें 20,000 रुपए रह गए। तो उस बीच का जो टाइम डायमेंशन है, वो जो टाइम डायमेंशन है उसमें पैसा विड्रॉ भी हुआ होगा, डिपॉजिट भी हुआ होगा, तो वो फ्लो है, वो क्या हो रहा है? चेंज होने पे लगा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक कॉन्सेप्ट कि ये चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, लेकिन स्टॉक के अंदर चेंजेस नहीं होते। अब इसके कुछ एग्जांपल अगर जो हम लेना चाहिए, जैसे कैपिटल, आपने कोई पैसा लगाया कहीं पे तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। वेल्थ, आपकी वेल्थ अभी इस टाइम पे कैसी है? मनी सप्लाई क्या है? पॉपुलेशन
क्या है, फ्लो की अगर जो आप बात करो सेल आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हो, सेल आप पूरे दिन भर की सेल लोगे, महीने की लोगे, साल की लोगे। सेविंग्स भी आप 1 मिनट की सेविंग नहीं लेते हो कि मैंने इतनी सेविंग्स कर रखी है, वो टाइम लगता है कि 1 साल में मेरी इतनी सेविंग्स हुई है। एक्सपेंडिचर टाइम पीरियड का प्रोसेस है। प्रॉफिट आप जब P&L अकाउंट बनाते हो या फिर आप अकाउंट्स करते हो तो अकाउंट्स में आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो, पूरे साल का प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड पे बेस्ड है और ये सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे बेस्ड है। आई होप सो फ्लो और स्टॉक का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आया हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जब हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा तो हमने देखा कि फर्म्स जो है डिफरेंट टाइप के गुड एंड सर्विसेज कंज्यूमर को या फिर हाउस होल्ड को सेल आउट करती है। अब गुड्स कितने टाइप के होते हैं, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अब क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स और क्या होता है फाइनल गुड्स, जरा समझते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी कंजप्शन के लिए रेडी नहीं हुए हैं। जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते, एंड कस्टमर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वो सारे के सारे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर कैलकुलेट होंगे। अब समझते हैं अलग अलग टाइप क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीसेल पर्पस। फॉर एग्जांपल, मैंने शुगर ली और मैं एक रिटेलर हूं, तो शुगर जो मैं लूंगा वो मैंने होलसेलर से लिया, लेकिन अभी वो मैं रिटेलर हूं तो मैं उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं उसको रीसेल के लिए ले रहा हूं, तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसको सेल करूंगा। तो ये भी इंटरमीडिएट का हिस्सा है। जब तक किसी कॉमोडिटी में वैल्यू ऐड होती रहेगी तब तक वो कॉमोडिटी इंटरमीडिएट रहेगी। जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। तो जो शुगर मैं परचेज करके लेके आ रहा हूं और मैं बीइंग एज एन रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा और फिर उसको जब बेचूंगा, जब बेच के वो कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास कंजप्शन के लिए जाएगी, तब वो फाइनल गुड होगी। लेकिन अभी बीइंग एज एन रिटेलर मेरे पास वो कमोडिटी जो है वो अभी इंटरमीडिएट गुड है, तो उसको मैं इंटरमीडिएट में काउंट करूंगा। नेक्स्ट वन इज फर्दर प्रोडक्शन। अभी फर्दर प्रोडक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल, मेरी एक स्वीट शॉप है और मैं वो जो शुगर लेके आया हूं उससे मैं अभी कुछ प्रोड्यूस करूंगा, तो जो शुगर है उस शुगर से मैं अभी कुछ और प्रोड्यूस करूंगा, तो इसका मतलब उसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन पार नहीं करी है। जब भी कोई कमोडिटी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है वो सारे के सारे गुड इंटरमीडिएट गुड कहलाएंगे। आई होप सो समझ में आई हो दोनों बातें। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड, वन इज रीसेल पर्पस, अनदर वन इज फर्दर प्रोडक्शन पर्पस। फॉर एग्जांपल, मैं कोई कमोडिटी लाया और मैंने उसको भी आगे जाके और बेचना है, तो वो कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट गुड। मैं कोई कमोडिटी लेके आया और मैं उस कमोडिटी से अभी और भी कुछ प्रोड्यूस करूंगा, तो भी वो क्या है? वो क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड ही कहलाएगा, जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता है। आई होप सो समझ में आई हो ये इंटरमीडिएट गुड्स की कहानी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनल गुड। अब जब हम बात करते हैं फाइनल गुड की, तो फाइनल गुड भी हमारे पास 2 टाइप के, एक तो कंजप्शन पर्पस और एक इन्वेस्टमेंट पर्पस। व्हाट डू यू मीन बाय कंजप्शन पर्पस और व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट पर्पस, जरा समझते हैं बच्चों। वही शुगर जो मैं यहां लेके आ रहा था रीसेल पर्पस और फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वही शुगर मैं अपने घर ले गया और मैंने उसको यूज किया। अभी मैंने ना तो उस पर कोई वैल्यू ऐड की है और ना ही मैंने उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया है। मैं उसको अपने घर ले गया और आराम से उसको यूटिलाइज किया, तो ये क्या है? ये कंजप्शन पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो अब वही गुड मेरा फाइनल गुड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मशीन लेके आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो सिलाई की मशीन होती है, उस मशीन को मैं अपने घर लेके आया और मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। मैं वॉशिंग मशीन अपने घर लेके आया, उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। प्रेस जो होती है, आयरन जो होती है, उसको मैं घर लेके आया और मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। तो उन सब चीजों को मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो मेरा कंजप्शन के आइटम है और वो फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होंगे। अभी वही गुड अगर जो फॉर एग्जाम्पल जो मशीन है सिलाई की, उसको कोई एक टेलर लेता है और उससे सिलाई कर रहा है, उससे वो क्या कर रहा है? उससे वो अपनी अर्निंग्स कर रहा है, तो उसके लिए वो एक कैपिटल गुड है। उसके लिए वो क्या है? कैपिटल गुड। उससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसने वो उसमें क्या किया है? वो एक इन्वेस्टमेंट।
आई होप सो समझ में आया हो। जब कोई गुड्स मैं लेके आ रहा हूं और खुद के सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो एक कंज्यूमर गुड है। जब वही गुड मैं किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, मैं उस सामान को, वो जो कॉमोडिटी है उसको नहीं बेच रहा हूं या फिर उस कॉमोडिटी से कुछ नया प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, मैं उस कॉमोडिटी को यूटिलाइज कर रहा हूं कोई नया सामान बनाने में। मैं उसके अंदर उस सामान को इनबिल्ड नहीं कर रहा हूं। कंफ्यूज मत होना कि यहां इन्वेस्टमेंट और फर्दर प्रोडक्शन का मतलब तो एक है, दोनों में अंतर है। मैं थोड़ा सा आराम से और समझाता हूं इसको। बच्चों देखो, अगर जो मैं इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक इसमें लगा हुआ है वो लेके आऊंगा तो वो फर्दर प्रोडक्शन का प्रोसेस है और वो इंटरमीडिएट गुड के अंदर आएगा। बट मैं एक मशीन लेके आया जो इस गुड्स को बनाएगी, जो इस पेन को बनाएगी, तो वो मशीन मेरे पास ही रहेगी, वो इसमें नहीं आएगी कहीं पे। मैं इसको बेचूंगा तो उसके साथ मशीन नहीं जाएगी, मशीन मेरे पास ही रहेगी। तो वो मशीन जो मैं परचेज करूंगा वो मैं सेल्फ यूज कर रहा हूं, लेकिन उससे मैं फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो वो क्या है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए कैपिटल गुड जिसे आप कहते हो। आई होप सो ये सारे पॉइंट समझ में आए हो। अब क्वेश्चन आता है कि कोई गुड कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, कैसे पता लगेगा? तो बच्चों हमारे को कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है ये पता लगाने के लिए सिर्फ एक चीज चेकआउट करनी है कि फाइनली वो यूज कहां हो रहा है। पेपर में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि एक कंज्यूमर है और वो शुगर लेके आ रहा है कंजप्शन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन कर रहा है, फाइनल गुड। एक प्रोड्यूसर है और वो स्वीट्स बनाने के लिए शुगर लेके आ रहा है, तो फर्दर प्रोडक्शन होगा, इंटरमीडिएट गुड। तो उसके फाइनल कंजप्शन पे पता लगेगा कि उसका कंजप्शन कौन कर रहा है, उससे मुझे पता लगेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। मुझे ऐसा, अगर जो मैं कहूंगा शुगर क्या है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो क्या है, वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको यूज कौन कर रहा है। लेकिन यस, उसने कहा शुगर एक कंज्यूमर अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो कंजप्शन है, कंज्यूमर गुड है। और अगर जो मैंने उसे कहा कि एक शुगर जो है, अगर जो मैंने कहा शुगर जो एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे पता लग गया कि इसका एंड यूजर अभी कौन है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर है तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड। आई होप सो पॉइंट्स क्लियर हुए हो, समझ में आया हो कि स्टॉक फ्लो किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या क्या है। ओके क्लास, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा, हमारे पास दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, एक कंजप्शन पर्पस, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो जो कंजप्शन पर्पस के गुड्स हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं कंजप्शन गुड्स। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के गुड्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल गुड्स। अगेन रिपीट, जो कंजप्शन पर्पस के गुड्स होते हैं उनको हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के होते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो बच्चों जब हम बात करते हैं कंजप्शन गुड्स की, तो हमारे पास चार टाइप के कंजप्शन गुड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे टाइम तक चलते हैं, वो सारी कॉमोडिटी जो आपके घर पे है और काफी लंबे टाइम से आप लोग उसे देख रहे हो, वो सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। जैसे टेलीविजन, फर्नीचर, आपकी वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे काफी लंबे टाइम से आपके घर में प्रेजेंट है, तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं, जो थोड़ा लंबा टाइम के लिए हमारे पास रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अभी सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जो लगभग एक साल हमारे चल जाते हैं। जैसे अपने कपड़े एक साल से ज्यादा अपन लोग यूज नहीं करते, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। हमारे शूज एक साल से ज्यादा वो चल नहीं पाते, क्योंकि खेल खाल के कूद फाद करके हम उसे तोड़ फोड़ कर चुके होते हैं। हमारी क्रॉकरीज है ना, मम्मा लोग आके लेके आती है चाय के 2 कप, साल के आते आते या तो उसका हैंडल टूट जाता है, वो कभी टूट जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास 1 साल के आसपास तक ही रहते हैं, ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते। इस टाइप की कमोडिटीज को आप कहते हो सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अभी नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जिनको आप सिंगल टाइम या एक बार ही यूज कर पाते हो, आप इसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल जितने भी खाने पीने के आइटम्स हैं, ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे सिंगल टाइम कमोडिटीज हैं, तो ये सारी की सारी कमोडिटीज क्या हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आती हैं। अपन को बर्गर खाने का है तो बर्गर अपन ने खा लिया, अभी कौन सा गुड? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अपन को मिल्क पीने का है, दूध पीने का है, तो दूध अपन ने पी लिया, कौन सा गुड्स?
नॉन ड्यूरेबल गुड, सिंगल टाइम यूज है। नेक्स्ट वन है सर्विसेज। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्विसेज का मतलब जहां पे आप किसी चीज को फील करके पता लगाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन खाने के बाद आप रिकवर होने लगते हो तो आपको अच्छा फील होता है। उस फीलिंग को ना तो आप टच कर सकते हो ना ही देख सकते हो, तो वो फीलिंग सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो ऐसी जो भी चीजें हैं, जो भी सर्विसेज, जो भी चीजें आपको मिल रही है और वो आप ना टच कर सकते हो ना ही देख सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, वो सारे के सारे आइटम्स यहां आते हैं। जैसे डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, एडवोकेट की सर्विसेज, तो ये सारे की सारी सर्विसेज जो है वो आपकी कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। आई होप सो आपको कंजप्शन गुड्स समझ में आए हो और ये सारे पॉइंट्स कंजप्शन गुड्स के, चाहे वो ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो या फिर वो सर्विसेज हो, है ना। अब आते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स। अभी हमने पीछे किया था एक कंजप्शन गुड जिसको हम कंज्यूम करते हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग गुड जिसमें हम पैसा लगाते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या होता है? उससे अर्निंग करना। तो कैपिटल गुड्स वही गुड्स हैं जिनके ऊपर आप पैसा खर्च करते हो, उसको लेके आते हो। वही मशीन्स, जिससे हमने ये पेन बनाया, तो वो मशीन जो है वो मेरा कैपिटल गुड है, उससे मैं लेके आऊंगा और उससे मैं अर्निंग करूंगा। तो वो सारे के सारे गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं। आई होप सो बच्चों ये कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड्स समझ में आया हो। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सारे के सारे वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। अब पेपर में अगर जो दोबारा से ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि भाई हमें कैसे पता लगे, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स तो ये भी और ये भी है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई कॉमोडिटी कंज्यूमर गुड है या कोई ड्यूरेबल गुड्स जो है वो कंजप्शन का गुड्स है या कैपिटल का गुड है? तो कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली बात, सेम आंसर कि हम उसका अल्टीमेट यूज कौन कर रहा है, उसका अल्टीमेट यूज एक कंज्यूमर अपने घर ले जाकर के कर रहा है या फिर एक प्रोड्यूसर उससे फर्दर प्रोडक्शन करके कर रहा है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं, मैं एक सिलाई मशीन लेके आया और मैंने उसको अपने घर पे रखा हुआ है और जो भी मेरे घर पे कपड़े सिलाई होते हैं मैं उससे करके उसको स्टिच करके उसको बढ़िया कर देता हूं। तो वो कौन सा आइटम? वो ड्यूरेबल आइटम, बट कौन सा ड्यूरेबल? कंजप्शन गुड्स का आइटम। बट वही मैं कह रहा हूं, एक टेलर एक मशीन लेके आया और उसने अपने शॉप में उस मशीन को रख दिया और सिलाई मशीन वो वहां पे यूज कर रहा है और वहां से वो पैसा कमा रहा है। तो वो वहां से पैसा कमा रहा है तो वो कौन सा आइटम? ऑब्वियसली बात है ड्यूरेबल है, बट कौन सा इन्वेस्टमेंट करी है उसने वो? तो वो उसका कैपिटल गुड का आइटम हो गया। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि ये कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? तो अगेन सेम कि जो इसको यूज कर रहा होगा हम उसे देखेंगे यूज कौन कर रहा है। अगर जो वो घर पे यूज हो रहा है तो कंज्यूमर गुड, अगर जो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है उसकी कुछ, या फिर उससे मैं पैसे कमा रहा हूं, तो वो कौन सा गुड हो गया? वो हमारा कैपिटल गुड हो जाएगा। आई होप सो टॉपिक आपको क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं हम लोग फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस बिटवीन। अभी तक जो हमने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए समझते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि फाइनल गुड के अंदर हम दो काम करते हैं, या तो हम फाइनल गुड कंजप्शन के लिए लेते हैं या तो फाइनल गुड हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, है ना। या तो हम कंज्यूम कर लेंगे उस कमोडिटी को, या तो मैं एक मशीन लेके आऊंगा उससे फर्दर प्रोडक्शन करूंगा। तो ये या तो कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए काम आती है। इंटरमीडिएट गुड किस लिए होते हैं? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जो भी कमोडिटी मैं लेके आऊंगा उसमें या तो कोई वैल्यू ऐड करके फिर बेचूंगा, या तो फिर मैं जो लेके आऊंगा वो एज अ रॉ मटेरियल है, उससे अभी मेरे को फिनिश गुड बनाना है। तो अभी इसमें प्रोडक्शन बाकी है, इसका प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स जो है हमारे देश की नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज इसमें अब कोई और वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है, इसमें अब कोई और वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं है, क्योंकि अब ये बिक के कंज्यूमर के पास चला गया है। अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं, या तो वो कंज्यूम करेगा या तो उसको यूज करके वो फर्दर प्रोडक्शन कुछ कर रहा होगा, तो इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। लेकिन इसमें अब ये फर्दर प्रोडक्शन होना है इसमें, तो इसमें अभी कोई और वैल्यू ऐड होनी है, कुछ वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद ये मार्केट में जाके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो अभी इसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। नेक्स्ट इज ये अपनी बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है, ये अभी उसी बाउंड्री लाइन के अंदर है। तो मैं इसको एक बार फिर से एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। फाइनल गुड कौन सा है? ये मेरा फाइनल गुड है, ये मैं यूज कर रहा हूं,
ये मेरे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, इसमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं होनी है क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं। अब मैं इसको बेचूंगा नहीं, तो इसमें कोई नई वैल्यू ऐड नहीं होनी, ना तो नया प्रोडक्ट बन रहा है और ना ही मैं इसको वैल्यू ऐड करके किसी और को बेचूंगा। नेक्स्ट, इसकी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन पार हो चुकी है, ये बन चुका है, तैयार हो चुका है, डन। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बनाता हूं और ये जो कैप है, ये कैप मैं थोक के बाहर लेके आ गया, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि अभी इसका फर्दर प्रोडक्शन, ये वाला हिस्सा इसका प्रोडक्शन होना बाकी है, जब ये प्रोडक्शन होगा तब जाके ये पूरा बनेगा, तो अभी इसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। अगर जो मैं फॉर एग्जांपल 1 रुपए का लेके आया तो फर्दर प्रोडक्शन अभी इसकी बाकी है, फर्दर प्रोडक्शन ये वाली, इसमें अभी कुछ वैल्यू ऐड होगी। क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि 1 रुपए का मिलके बन जाएगा तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अभी ये कहां है? ये बाउंड्री लाइन के अंदर है, अभी ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार नहीं हुआ, बिकेगा जब ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप सो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड आपको समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जैसे हमने फाइनल गुड पढ़ा और फाइनल गुड के अंदर हमने कैपिटल गुड पढ़ा, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके कोई एसेट्स परचेज करते हैं जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाती है इकोनॉमिक्स में, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्या होता है ये नेट इन्वेस्टमेंट, जरा इस टॉपिक को समझते हैं। बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से। तो अगर जो यहां से समझ में आ गया तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां आपको बहुत आसान होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो समझते हैं क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्या है नेट इन्वेस्टमेंट। बच्चों इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं एक बाइक ले रहा हूं जिसकी वैल्यू जो है 1 साल पहले जब मैंने ली थी तो उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीस। अब 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी ये कैसे पता लगेगा? तो 1 साल बाद किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये जो आपकी बाइक है इसकी कॉस्ट कितने की थी, आपने इसको कितने का लिया? तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैंने ये जो बाइक ली थी मैंने तो 1 लाख रुपए की ली थी। अच्छा वो बोलेगा सर आज इसकी प्राइस कितनी है? तो मैं कहूंगा भाई इसने पिछले 1 साल में इसकी कीमत फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए घट गई, 10,000 रुपीज इसकी प्राइस जो है वो घट गई। तो ये 10,000 क्या है इसका डेप्रिशिएशन। तो मैंने कहा इसकी प्राइस जो है वो 10,000 रुपए कम हो गई है क्योंकि 1 साल मैंने इसको यूज कर लिया और आज जो इसकी कीमत है वो रह गई 90,000। ये टॉपिक आई होप सो समझ में आया हो। मैंने कहा मैंने एक बाइक ली थी जो 1 साल पहले ली थी वो थी 1 लाख रुपए की। 1 साल बाद मुझसे कोई आके पूछता है कि सर 1 साल पहले आपने बाइक कितने की ली? तो मैंने बताया कि ये बाइक ली थी मैंने 1 लाख रुपए की। तो ये जो 1 लाख रुपए जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, जब मैंने वो सामान लिया, जो मैंने मशीन खरीदी, जो मैंने एसेट्स खरीदा, जो परचेज मैंने एसेट किया, जितनी कीमत पे किया वो कीमत जो है वो मेरी ग्रॉस वैल्यू है। आई होप सो समझ में आया हो। ग्रॉस का मतलब कि जितने में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है। अब नेट का मतलब क्या है कि उसकी आज कितनी कीमत रह गई है। तो ये जो है ये इसकी नेट वैल्यू है। आई होप सो टॉपिक क्लियर हुआ हो कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास एक मशीन है जिसकी नेट वैल्यू 50,000 रुपए है और मैं कह रहा हूं इस पे पिछले 1 साल में 10,000 का डेप्रिशिएशन लगा था। मैंने कहा इसमें पिछले 1 साल में 10,000 का डेप्रिशिएशन लगा था। तो मैं पता लगाना चाहता हूं कि इसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी थी। मैं पता लगाना चाहता हूं कि इसको खरीदा कितने में गया। तो कितने में खरीदा गया? तो ग्रॉस वैल्यू पता लगाने के लिए मैं इसको प्लस कर दूंगा। यहां पे हमने किया था माइनस, यहां पे मैंने कर दिया प्लस। क्या बात समझ में आई हम लोगों को कि जब आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो तो आपको माइनस करना पड़ता है
डेप्रीशिएशन। और जब आपको नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। ये दोनों बात आपको आई होप सो समझ में आई हो कि जब आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, आपको खरीदा कितने का था और आज उसकी कीमत कितनी है, ये पता लगाने के लिए आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। अगर जो आपको पता करना है कि आज इसकी वैल्यू इतनी है तो खरीदी कितने में होगी, तो उसमें वापस जोड़ दूंगा डेप्रीशिएशन। आई होप सो बात समझ में आई हो। ठीक है बच्चों, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उनको सॉल्व कीजिए और आई होप सो उनके आंसर्स आपके निकल के आ जाएंगे। बच्चों ये रहे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और इन 4 क्वेश्चनों को खुद से कीजिए और उसके बाद वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके इनके सॉल्यूशन आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमारे पास जीवी का मतलब ग्रॉस वैल्यू है, एनवी का मतलब नेट वैल्यू है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप माइनस डेप्रीशिएशन कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 800। दूसरी तरफ आपके पास नेट वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है प्लस डेप्रीशिएशन। तो दोनों को प्लस कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 2500। नेक्स्ट आपके पास नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए फिर से प्लस डेप्रीशिएशन, तो दोनों को प्लस कर दो। अगेन फिर हमारे पास ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, तो माइनस कर लो 450। दिस इज योर आंसर्स। आई होप सो ये इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये समझ में आया हो, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्वेश्चंस कैसे हमने सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट बच्चों तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर जो आपके कोई डाउट रहे तो उन डाउट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियोस भी बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू क्लास।